नमस्कार दर्शकों, आज हम इतिहास के विशाल पटल पर उस दौर की यात्रा करेंगे जब भारत और अरब के संबंध न केवल भौगोलिक दूरी से बंधे थे बल्कि व्यापार के अटूट बंधन से भी बंधे थे। आज हम जानेंगे कि लगभग 1400 साल पहले भारत में इस्लाम कैसे आया, जो सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था बल्कि आस्था, प्रेम और व्यापार की एक लंबी यात्रा थी। इस्लाम के उदय से बहुत पहले भारत, खासकर दक्षिण भारत, अरब व्यापारियों के लिए एक स्वप्न लोक था। यहाँ के मसाले, मोती, सोना और हाथी दांत की दुनिया भर में मांग थी। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के जन्म के बाद ये व्यापारी सिर्फ सामान ही नहीं लाते थे, वे अपने व्यवहार, ईमानदारी और लेन देन से इस्लाम की नैतिक शिक्षाएं भी लाते थे। वे एक तरह से मूक मिशनरी थे। अब हमें भारत के पश्चिमी तट केरल की ओर रुख करना होगा। यहीं एक ऐतिहासिक घटना घटी थी। किंवदंती के अनुसार केरल के तत्कालीन शासक चेरामन पेरुमल अरब व्यापारियों की जीवन शैली और उनके धर्म की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने मक्का की ओर चांद को 2 टुकड़ों में विभाजित होते हुए देखा और इस सत्य को जानकर इस्लाम धर्म अपना लिया। 629 ईस्वी में उनकी सहायता से केरल के कोडुंगल्लूर में चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण हुआ। यह न केवल भारत की पहली मस्जिद है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि इस्लाम ने सैन्य शक्ति के आगमन से बहुत पहले आस्था के बल पर शांतिपूर्वक इस देश की धरती पर प्रवेश किया था। इस काल में इस्लाम मालाबार तट पर इतना एकीकृत हो चुका था कि वह किसी अन्य धर्म की तरह भारतीय समाज का अंग प्रतीत ही नहीं होता था। इसीलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत में इस्लाम का आगमन केवल युद्ध या विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह शुरू में व्यापारिक जहाजों के माध्यम से लाया गया एक धर्म था। इन व्यापारियों ने स्थानीय महिलाओं से विवाह किया। 8वीं शताब्दी से पहले ही इस्लाम चुपचाप इस भूमि का अभिन्न अंग बन गया। हालांकि इतिहास हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलता। 8वीं शताब्दी के आरंभ में समुद्री तट का शांतिपूर्ण वातावरण सैन्य उत्पात से बिखर गया। अब आइए हम भारत में इस्लाम के आगमन के सबसे चर्चित और विवादास्पद अध्याय सैन्य अभियान पर आते हैं। 712 ईस्वी सिंध के देवल बंदरगाह पर अरब जहाजों को लूटने की घटना के बाद उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जो केवल 17 वर्ष के थे, ने एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के हिंदू राजा दाहिर की पराजय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य भूमि पर इस्लाम का ध्वज पहली बार स्थायी रूप से फहराया गया। यह लंबे मुस्लिम शासन का पहला कदम था। इस्लाम का प्रसार सैन्य विजय के माध्यम से शुरू हुआ। कासिम द्वारा सिंध पर विजय एक स्थानीय घटना थी, लेकिन लगभग 300 वर्ष बाद 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। मध्य एशिया के सुल्तान महमूद गजनवी जैसे तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत के भीतरी भागों में लगातार आक्रमण किए। उनके अभियान मुख्यतः धन संपत्ति लूटने और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी आया, जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और दिल्ली में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी। मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक का यह लंबा कालखंड इस बात का प्रमाण है कि भारत में इस्लाम का आगमन एक क्रमिक प्रक्रिया थी। पहले व्यापार के माध्यम से, फिर सिंध में स्थानीय शासन के माध्यम से और अंततः तुर्कों के माध्यम से उत्तरी भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना के माध्यम से। इस प्रकार भारतीय राजनीति पर इस्लाम का प्रभाव स्थायी हो गया। लेकिन सैन्य शक्ति से भी अधिक गहरी एक शक्ति थी जिसने भारत में लाखों लोगों को इस्लाम की ओर आकर्षित किया, सूफीवाद। 12वीं शताब्दी के बाद से भारत में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक क्रांति हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली और बाबा फरीद पंजाब जैसे सूफी संत देश में आए। वे तलवार लेकर नहीं बल्कि प्रेम, समानता और सेवा का संदेश लेकर आए। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, अल्लाह से प्रेम और सभी लोगों के लिए बिना शर्त प्रेम। सूफी समाज में जाति भेद को मान्यता नहीं देते थे। उनकी उदारता और भक्ति में
हिंदू धर्म की भक्ति से एक अजीब समानता थी जो इस्लाम के समानता और शांति के संदेश को समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचाती थी। सूफीवाद की इस आध्यात्मिक लहर और उसके बाद मुगल साम्राज्य के लंबे शासन ने भारत में इस्लाम के आगमन को एक बिल्कुल अलग आयाम दिया।